हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटी की। सीएस प्रोफेशनल का ये टॉपिक है एंड इसमें जो हम एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देख रहे थे फॉर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, तो उसकी एंट्रीज़ को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जो नेक्स्ट ब्लॉक है इट इज़ रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। पॉइंट नंबर 43 से शुरू हो रहा है ये और एंट्री नंबर 10 है। पेज नंबर है 268। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक दो एंट्रीज जो न्यूली एडेड है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। तो पहले हम सिंपल एंट्रीज देखते हैं, फिर टेक्निकल वाली पे भी जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी। ये लास्ट लाइन पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात तो हो रही है, बट कौन से प्रोजेक्ट के रेफरेंस में। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि सरकारी योजना या जो सरकारी हाउसिंग स्कीम्स होती है, उन स्कीम्स में लोगों को घर दिए जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल वैल्यू पे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको, जिनके पास अपने घर नहीं है, उनको अपने खुद के घर देने के लिए सरकार ज़मीन खरीदती है, उसके ऊपर घर बना के देती है और उससे उनका जो भी कॉस्ट होता है उस हिसाब से एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब कंस्ट्रक्शन जो करना है वो सरकार खुद नहीं करती ना, वो तो ऑब्वियसली किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे के काम करवाएगी। और उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट जिस एंटिटी को दिया जा रहा है वो एक तरीके से लेबर सर्विस दे रही है ना सरकार को, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो सरकार के कहने पे उस प्रीमाइसिस में, उस लोकेशन पे सरकार को घर बना के दे रहा है। और वो घर का क्या किया जाएगा, ये आवास योजना या फिर अर्बन मिशन के अंदर लोगों को ये घर अलॉट किए जाएंगे और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। तो हर कोई इस योजना में घर नहीं खरीद सकता। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इनकम के रिगार्डिंग और वो सब चीज़ों को लेके। अगर आप वो सेटिस्फाई करते हो और आप एलिजिबल हो, तभी आप यहाँ पे इस तरीके के स्कीम के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर घर खरीद सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन किसको सर्विस दे रहा है, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। अब ऐसी सर्विसेज पे वो गवर्नमेंट से कोई जीएसटी लेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जेम्प्टेड है। लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर or any other original work pertaining to the beneficiary led individual house construction। beneficiary led मतलब ये जो हाउस कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो किसी को फ़ायदा देने के लिए, किसी को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। सरकार खुद के रहने के लिए घर नहीं बनवा रही है, लोगों को देने के लिए बनवा रही है ना। तो बेनिफिशियरी तो यहाँ पे पब्लिक ही हुई, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, रूरल को अर्बन में कन्वर्ट करने का जो मिशन है, स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है, जो ये झोपड़ी होती है, बस्तियाँ होती है जो, उनको हटाने का जो मिशन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप हो जाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी कवर हो जाती है। तो इन सब में एग्जेम्पशंस रहते हैं, ऐसा बोला हुआ है। अब एक वर्ड बीच में यूज़ किया, ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड स्कीम। तो ये ओरिजिनल वर्क्स का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये तो इम्प्लाइड था। ऑल टाइप्स ऑफ एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस टू abandoned और डैमेज स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल। मतलब ऐसा है कि पुरानी खंडर इमारतें जिनमें रहना तो पॉसिबल है ही नहीं और ये कभी भी गिर जाएंगी, तो इनको अगर रहने लायक बनाना है तो इसके अंदर रिपेयर्स करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये यूजेबल कंडीशन में आएंगी, ठीक है, ऐसा बोला। फिर थर्ड पॉइंट है इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज, ठीक है। यहाँ पे ये बोला कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब प्लांट मशीनरी को इंस्टॉल करना, इक्विपमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करना, प्री फैब्रिकेटेड मतलब बने बनाए स्ट्रक्चर्स ला के एक लोकेशन पे उसको इंस्टॉल कर देना, असेंबल करके, या फिर उस प्रीमाइसिस पे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल वर्क्स की डेफिनेशन में कवर हो जाती है, ऐसा आप ध्यान में रख के चलो। इसके बाद सर्विसेज
supplied by electricity distribution utility for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist for agriculture use। ये एक एंट्री एड ऑन की गई है, 10 के बाद 10A आया तो ऑब्वियसली ये एड ऑन की गई है, पहले से नहीं थी। जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बनाया गया उसमें नहीं आई, ये अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, ऐसा आप समझ के चलो। अब यहाँ पे ये बोला है सर्विसेज सप्लाई कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली यूटिलिटीज़, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुँचाती है, जैसे आपके घर पे टॉरेंट पावर है या फिर जो स्टेट बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुँचाते हैं उन कंपनीज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल, मतलब जो फार्म में ट्यूबवेल यूज़ होता है पानी के लिए, तो ट्यूबवेल या फिर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, तो वहाँ तक बिजली जो पहुँचाई जा रही है उसके लिए जो सेटअप किया जा रहा है, जो लाइंस बिछाई जा रही है, केबलिंग की जा रही है, स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो कुछ भी है, तो वो सारा काम जो किया जा रहा है, जो सर्विसेज दी जा रही है, उन सर्विसेज पे फार्मर्स से कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। अगर उनका बिजली का बिल आता है तो बिल तो आएगा, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर उनको सेटअप करके दिया जा रहा है, अगर उसका कोई कॉस्ट है तो कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एकदम सिंपल बात होगी। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, दैट इज़ एंट्री नंबर 11। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, देखो है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किस चीज़ के लिए, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी, बंगलोज, पूरी बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल घर बनाया जा रहा है, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, ठीक है। देखो बोला है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आर एग्जेम्प्ट। तो ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ये एक अकेला सिंगल प्लॉट है, सिंगल प्रॉपर्टी है। ये कौन से केस में हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आपने एक फ्री होल्ड ज़मीन खरीदी हो और उस फ्री होल्ड ज़मीन के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से, अपने आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी आप खुद नहीं बना रहे, उसके लिए आपने क्या किया, किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, तो उसकी जो आप सर्विसेज ले रहे हो उस सर्विसेज पे वो आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, ये एग्जेम्पशन लिस्ट में है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, उसका मीनिंग समझाया। एनी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स हैविंग मोर देन वन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। तो यहाँ पे तो बोला है कि हम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट क्या होता है वो भी समझाया है। सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट विच इज़ डिज़ाइंड फॉर यूज़ होली और प्रिंसिपली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस फॉर वन फैमिली, ठीक है। तो ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस ब्लॉक का, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज का, जो मैं आपको बता रहा था कि ये इजी वाली एंट्रीज हैं। अब इसके बाद 41A और नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है 41B, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और थोड़ा सा बड़े स्केल पे बात हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट राइट्स की बात हो रही है, एफएसटी की बात हो रही है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और ये सब चीज़ें थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, तो ये एंट्रीज़ को भी हमें समझना है। और ऐसा मान सकते हैं कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन वाले ब्लॉक में अगर कोई टेक्निकल एंट्रीज़ हैं तो वो ये दो हैं, 41A और 41B। ऑब्वियसली इसमें भी चेंजेस हुए, बाद में ऐड ऑन हुए, पहले से ये सब था नहीं, और ये कंप्लीट करते ही आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला पूरा ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें 41A में क्या बोला हुआ है। चलिए, तो अगली एंट्री 41A को समझने से पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये टॉपिक इतना सीधा है नहीं जितना ये दिखता है। अब इसमें आपको जो टर्म्स दिख रहे थे वहाँ पे एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड TDR, जिसमें उन्होंने बात की है ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की। एग्जैक्टली ये क्या है हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक और टर्म यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड FSI। FSI को बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दैट इज़ द बेसिक टर्म। कंस्ट्रक्शन में ये सब टर्म्स बहुत कॉमन होते हैं, बट क्योंकि हमारा अभी कंस्ट्रक्शन से कोई ऐसा लेना देना नहीं है तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नई है। हमें ये समझना है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है।
देखो फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो भी आपका, सपोज एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है, एक ज़मीन है, उस ज़मीन का कुछ एरिया तो होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस ज़मीन का कुछ एरिया है। एंड सपोज, जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी प्लॉट है, इस प्लॉट का एरिया 5000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, 5000 स्क्वायर फीट का इसका, इस प्लॉट का कारपेट एरिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर एफ एस आई रेशियो, एफ एस आई इज अ रेशियो बेसिकली, तो अगर एफ एस आई रेशियो 2.0 है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दैट कैन बी 10,000 स्क्वायर फुट, ठीक है। 10,000 स्क्वायर फुट का यूजेज एरिया या कंस्ट्रक्शन एरिया आप इस पे बना सकते हैं। 5,000 स्क्वायर फुट, तो ये प्लॉट का जो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है ना, दैट इज़ 5,000 स्क्वायर फुट। अब आप बोलोगे सर 5,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन पे 10,000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया, अरे भाई फ्लोर्स भी तो बनेंगे, 2 फ्लोर का बना लो, 4 फ्लोर का बना लो, ठीक है, उस हिसाब से आप काम करो। तो वो चीज़ को कंसिडर करना है, ऐसा नहीं बाजू वाले का भी प्लॉट ले लिया कि हमें तो 10,000 स्क्वायर फुट की परमिशन है, तेरा प्लॉट भी दे दे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप अपने 5,000 स्क्वायर फुट के एरिया में फ्लोर्स बना के टोटल जो यूजेज एरिया आप बना रहे हो वो आप 10,000 स्क्वायर फीट ले सकते हो, बिकॉज आपको एफएसआई परमिशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिली है दैट इज़ 2.0। यही अगर 2.0 के बदले 1.5 होता तो 5,000 इंटू 1.5, इस सिचुएशन में आप 7,500 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, बाकी के नॉर्म्स तो होते ही हैं, पार्किंग एरिया कितना छोड़ना है, कुछ गार्डन एरिया बनाना है और वो सब होता है, लेकिन एक ओवरऑल जो आपको बाकी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा कि कितना एरिया आप यूज़ कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बताया। अब इसमें कंडीशंस और भी होती हैं। ये जो 10,000 स्क्वायर फुट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ एरिया एक्सक्लूडेड भी होता है, जैसे लिफ्ट का एरिया है, फिर स्टेयरकेस है, अच्छा वो डक्ट्स बने होते हैं एसी और पाइपिंग्स और वो सब के लिए, ठीक है, पानी के पाइप जा रहे हैं, एसी का जो पाइप है वो सब जा रहा है, उसके सेंट्रली एसी है तो उसका डक्ट बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लिफ्ट, स्टेयरकेस, डक्ट, लॉबी, लॉबी बोलो या कॉमन पैसेज बोलो, ये सब एरिया एक्सक्लूड होता है। मतलब इसको मिला के 10,000 से ज़्यादा भी हो गया ना तो चलेगा। इन शॉर्ट ऐसा समझो आप कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ना डेटा के लिए, तो बेटर रहेगा। आपने फर्स्ट फ्लोर पे जो कंस्ट्रक्शन एरिया बनाया वो है 4,000 स्क्वायर फुट जो यूजेज एरिया है। सेकेंड फ्लोर पे जो यूजेज एरिया है वो आपने अगेन बनाया 4,000 स्क्वायर फुट। और थर्ड फ्लोर पे आपने यूजेज एरिया बना दिया 2,000 स्क्वायर फुट। ये जो आप यूज़ में ले सकते हो वो एरिया है, प्लस लिफ्ट का जो एरिया यूज़ हो रहा है, सपोज़ वो टोटल यूज़ हो रहा है 50 स्क्वायर फुट, लिफ्ट कितनी जगह ले लेगी, ठीक है। अब जो स्टेयर केस यूज़ हो रहे हैं, स्टेयर केस में 250 स्क्वायर फुट जा रहा है ऐसा मान लेते हैं। जो पैसेज है, लॉबी है, उसमें आपका 500 स्क्वायर फुट जा रहा है ऐसा मान लो। ये टोटल मिला के कुछ 800 स्क्वायर फुट हो रहा है। दिस 800 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट 10,000 स्क्वायर फुट परमिशन, दैट लिमिट, मतलब एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 10,800 हो गया तो उसमें ये 800 कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, ये आप समझ के चलना। तो पहली चीज़ तो एफएसआई क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज़ फ्लोर स्पेस इंडेक्स रेशियो, क्लियर है, ये चीज़ पता चल गई। तो ये एक पार्ट, एक टर्म का मतलब समझा अभी हमने। इसके साथ अब हम जाएंगे दूसरे टर्म के ऊपर, विच इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट, और उसको हम बोल रहे हैं TDR. TDR is transfer of development rights. एग्जैक्टली ये है क्या, देखो इसके ना अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मतलब है। जो मोस्ट कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप
फिर उसको ध्यान में रख सकते हो। पहली सिचुएशन ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ये वर्ड कब यूज़ होता है कब नहीं ये आप समझो। एक सिचुएशन ये है, सपोज़ आपका एक प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट का एरिया 5000 स्क्वायर फुट। अब इस प्लॉट के साथ साथ एक सड़क जा रही, ठीक है, एक रोड बना हुआ है। अब ये रोड जो है इसको एक्सपांड करना है, सरकार एक प्रपोजल लेके आई है कि रोड को एक्सपांड करना ज़रूरी है, यहाँ तक इसको एक्सपांड करना है। तो इस तरफ तो खाली ज़मीन थी तो एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन ये जो दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे आपका प्लॉट है, अब उस पर आ गया खतरा, क्योंकि सरकार को सड़क तो बड़ी करनी है, उनको ये पोर्शन चाहिए एंड दिस इज़ अराउंड 1000 स्क्वायर फीट, इतना एरिया उनको चाहिए। इस तरफ भी उनको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, लेकिन वो हमारा हेडेक नहीं है, सरकार देखे खाली ज़मीन पड़ी है, उन्हीं की है, वो एक्सपांड आराम से कर लेंगे। तो इस तरफ भी रोड बन जाएगा, इस तरफ भी रोड बन जाएगा। तो जो रोड की जो विड्थ है जो उनको इंक्रीज़ करनी है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका जो 1000 स्क्वायर फुट है ये पंगा है ना, आप देने को रेडी हो नहीं, ऑब्वियसली हम क्यों देंगे, लेकिन डेवलपमेंट करना है सरकार को, उनको ज़मीन चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन वो कर सकते हैं। अब जब वो लैंड एक्विजिशन करते हैं तो आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या तो भाई 1000 स्क्वायर फुट की ज़मीन दो, या उसके पैसे दो, या फिर कोई और रास्ता निकालो। इसमें एक रास्ता निकाला जाता है, दैट इज़ एडिशनल FSI, ठीक है। एडिशनल FSI का मतलब ये है, देखो आपकी जो 5000 स्क्वायर फुट की ज़मीन थी अब वो हो चुकी है 4000 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्पनसेट करने के लिए वो ये करेंगे कि जो FSI का रेशियो था वो रेशियो को बढ़ा देंगे। सपोज़ एग्जिस्टिंग FSI रेशियो 1.5 था, ठीक है, एग्जिस्टिंग, तो आपको 1.5 इंटू 5000 के हिसाब से 7500 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया बनाने की परमिशन थी। अब उन्होंने ये बोला कि हम एक काम करते, हम FSI को रिवाइज़ कर देते हैं और रिवाइज़ करके इसको बना देते हैं सपोज़ 2.0, मैं रैंडमली ले रहा हूँ ये, कम ज़्यादा या एग्जैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और आपका अब जो फ्लोर एरिया बचा है दैट फ्लोर एरिया इज़ 4000 स्क्वायर फुट, क्योंकि 1000 तो उन्होंने ले लिया। अब आप 8000 स्क्वायर फुट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो कारपेट एरिया, बट ऑन अ प्लॉट ऑफ 4000 स्क्वायर फुट। तो कोई बात नहीं ना, एक फ्लोर और बना लो, वो नहीं होता कि भाई ये ज़मीन है तो इसके ऊपर 2 फ्लोर की परमिशन है, 3 फ्लोर की परमिशन है, ऐसा आपने सुना होगा। तो भाई उसमें एक काम करो, 1 फ्लोर की परमिशन और ले लो, टोटल आप 8000 स्क्वायर फुट तक बनाओ, लो 7500 के सामने हम आपको 8000 की परमिशन दे रहे हैं, और कॉम्पनसेशन भी हो गया, बेनिफिट भी हो गया, बस ठीक है। तो इस तरीके से आपके FSI को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके FSI को एग्जैक्टली उतना ही रिवाइज़ करें कि आपको 7500 का 7500 ही मिले, जिसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। तो इन शॉर्ट सरकार आपको ये बोल रही है कि भाई तुम ये क्यों देखते हो कि तुम्हारा जो फ्लोर एरिया है वो 5000 का 4000 हो गया, वो मत देखो। तुम ये देखो कि तुमको उस बची हुई ज़मीन पे जो यूज़ करने को कारपेट एरिया मिल रहा है वो कारपेट एरिया कितना है। तो भाई 7500 स्क्वायर फुट आप पहले यूज़ कर पा रहे थे बड़ी ज़मीन पे, अब छोटी ज़मीन पे हम आपको ज़्यादा यूज़ करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बनाओ उसके ऊपर 1 फ्लोर और, परमिशन भी तो दे ही रहे हैं ना, तो आपको नुकसान का है, आपको तो कारपेट एरिया ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा। आया ये समझ में। तो इस सिचुएशन में एक तरीके से आपने जो आपकी ज़मीन थी उसके एक हिस्से पे डेवलपमेंट राइट्स दे दिए सरकार को कि लो भाई हमारे 1000 स्क्वायर फुट पे आप सड़क बना लो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। उसके बदले सरकार ने आपको इन कॉम्पनसेशन क्या दिया, एडिशनल FSI, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ डेवलपमेंट राइट्स का, इसके ऊपर GST में एग्जेम्पशंस हैं, ऐसी बातें होती है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है रिगार्डिंग TDR, बट आप ये ध्यान रखो कि इस सिचुएशन की बात हमारे केस में या इस एंट्री में हम नहीं कर रहे, हम दूसरी सिचुएशन लेंगे तो और ज़्यादा आपको रिलेट हो सकती है, जो उन्होंने बिल्डर और कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मैं उस एग्जांपल पे जा रहा हूँ, तो आपको ये TDR तो समझ में आया होगा। दूसरा TDR क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, अब उस पर चलते हैं। देखो
सेकेंड सिचुएशन ऑफ TDR। अब इसमें ऐसा है कि मेरी एक ज़मीन है, ठीक है, इसका जो फ्लोर एरिया है, दैट फ्लोर एरिया इज 10,000 स्क्वायर फुट, ठीक है, 10,000 स्क्वायर फुट का एरिया है। और बढ़ा देते हैं ना इसको, 1,00,000 स्क्वायर फुट कर देते हैं, चलो। इसको बना देते हैं 1,00,000 स्क्वायर फुट। ठीक है, मैं इस प्लॉट ऑफ लैंड का ओनर हूँ, ठीक है, नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए इस ज़मीन का मालिक है, ज़मीन उसकी खाली पड़ी है, कुछ नहीं है उसके ऊपर। एक बिल्डर आया, उसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने बोला कि भाई मुझे ये ज़मीन आप दे दो और बेच दो इन द सेंस, और मुझे इसके ऊपर आप राइट्स दे दो कि मैं इसके ऊपर एक अपार्टमेंट बना सकूं। तो बोला भाई अपार्टमेंट किस नेचर का होगा? मैंने बोला रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स में बनाना चाहता हूँ, आप मुझे ये ज़मीन दे दो, आप ओनर हो सपोज ज़मीन के। तो मैंने बोला आप मुझे ये 1,00,000 स्क्वायर फुट जो है ना, इसके ऊपर डेवलपमेंट का राइट ट्रांसफ़र कर दो। अभी तो आप मालिक हो तो राइट आपके पास है, आप अगर मुझे ये राइट दे देते हो तो मैं इसके ऊपर कुछ फ्लैट्स बनाना चाहता हूँ रेसिडेंशियल, विद एन इंटेंशन टू सेल देम टू द बायर्स। मतलब मैं तो बिल्डर हूँ, मैं वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का क्या करूँगा, मैं सेल करूँगा टू बायर्स, जो भी लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं मैं उनको सेल करूँगा। अच्छा, अब इसमें आपको क्या मिलेगा? आप ज़मीन के मालिक हो, ऐसी ज़मीन दे दोगे तो आप बोलोगे ना भाई मेरे पैसे। तो मैंने ये बोला कि देखो कैश तो मेरे पास है नहीं, कैश मैं देना नहीं चाहता हूँ, उसके बदले मेरे पास एक ऑफ़र है। इस ज़मीन के ऊपर 1,00,000 स्क्वायर फुट के ऊपर जो भी मैं टावर्स बनाऊँगा, सपोज़ मैं यहाँ पे 50 फ्लैट्स बनाने वाला हूँ, इस 50 फ्लैट में से 5 फ्लैट मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ एज पेमेंट। इन शॉर्ट, आप मेरे से कैश में कुछ पैसे मत मांगो, आप 50 फ्लैट में से 5 फ्लैट रख लो, बाकी के 45 का मालिक मैं एज ए बिल्डर, मतलब मैं जिसको चाहे बेचूँ, जो करना है करूँ। ये 5 फ्लैट आपके, आपको इसको बेचना है, आपको इसको रखना है, आपकी मर्ज़ी। या तो आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लो, या आप इसको किसी को सेल करके पैसा इन कैश कर लो। इट इज़ कम्प्लीटली योर विश, लेकिन मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको हिस्सा दे दूंगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप और मैं इस बात पे अग्री हो जाते हैं तो आप मुझे ये परमिशन दोगे, ये जो कुछ मैंने बताया इसका एक अग्रीमेंट बनेगा, एंड यू विल ट्रांसफ़र मी द राइट्स टू कंस्ट्रक्ट एन अपार्टमेंट ऑन योर लैंड, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से जब आपको FSI और TDR समझ में आ चुका है तो हम आगे की कहानी पे बढ़ सकते हैं कि फिर ये एग्जेम्पशन किस चीज़ का है, टैक्सेबिलिटी कब होगी, एग्जेम्पशन के लिए कंडीशंस क्या है। तो द नेक्स्ट पार्ट इज़ रिगार्डिंग द एंट्री विच इज़ गिवन इन द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो पता चल गया आपको कि FSI क्या है, वो रेशियो है फ्लोर स्पेस इंडेक्स का, कुछ नहीं है, जितना भी कारपेट एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हो डिवाइडेड बाय द फ्लोर एरिया, और कुछ नहीं। 10,000 स्क्वायर फुट आप बना सकते हो, डिवाइड बाय 5,000 स्क्वायर फुट का आपका प्लॉट है, तो जो FSI का रेशियो है वो कितना हो गया, 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। अब TDR के बारे में आगे देखें, कैलकुलेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। चलो एंट्री पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो TDR वाला पॉइंट है, किस तरीके से एग्जेम्पशन है, क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या गोल गोल घुमा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखो एंट्री नंबर 41A की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड FSI, वो FST नहीं है एक्चुअली, FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, दैट इज़ ऑन और आफ्टर 1/4/2019। उसके पहले कंडीशंस अलग थी, अब कंडीशंस अलग है, तो हम लेटेस्ट कंडीशंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअली में हो ये रहा है, मैं आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ, फिर लैंग्वेज रिलेट करा देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। जो अभी मैं सिचुएशन आपको समझा रहा था, मैं उसी फॉर्म में रिलेट करा रहा हूँ कि लैंड ओनर
ठीक है। TDR प्रोवाइड करता है टू द बिल्डर। अच्छा, बिल्डर को यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है, ये आप रिलेट कर लेना जब लैंग्वेज हम देखेंगे। अब पॉइंट ये कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। पहली चीज़ तो ये कि जो ट्रांसफ़र ऑफ TDR है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। कंडीशन के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट कमर्शियल नेचर का है तो GST लगेगा ही लगेगा, और अगर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल है प्रोपोर्शनेटली GST लगेगा कमर्शियल वाले पार्ट पे, रेसिडेंशियल पे नहीं। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है जो यहाँ लिखी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो उसमें ये बोला है कि अगर टोटल जो जितना भी प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया है उसका अप टू 15% एरिया, 15% एरिया कमर्शियल शॉप्स या शोरूम्स या गोडाउन्स के लिए यूज़ हो रहा है, बाकी का रेसिडेंशियल, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को रेसिडेंशियल मान लिया जाता है। इन शॉर्ट पूरा एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ सकता है। आ गया समझ में? तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको समझाई। तो जो लैंड ओनर टू बिल्डर वाला पार्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स है, इसके ऊपर तो एग्जेम्पशन है। हम अभी रेसिडेंशियल के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आगे फ्लैट वो सेल करने वाला है टू बायर्स। अब इसमें कोई GST वाला पॉइंट है या नहीं है, क्या सिचुएशन है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं। सारे फ्लैट्स मतलब कौन से? वो पूरे 50 फ्लैट्स। 45 बिल्डर बेचेगा, 5 ओनर जो ज़मीन का ओनर है वो बेचेगा। अगर वो ओनर फ्लैट किसी और को नहीं बेचना चाहता है तो खुद के नाम पे वो रजिस्ट्री करवा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्लैट्स किसी के नाम पे रजिस्टर हो जाने चाहिए, ठीक है, अनसोल्ड नहीं रहने चाहिए। अगर ये 50 के 50 फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू होने से पहले सेल हो जाते हैं तो बिल्डर के ऊपर कोई GST नहीं आएगा, उसको पूरा पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी TDR के राइट्स उसने लैंड ओनर से खरीदे, उसकी जो भी वैल्यूएशन होगी, उस वैल्यूएशन के ऊपर कोई GST उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ बेनिफिट। दूसरी सिचुएशन, अब आप बोलोगे सर अगर उसने जो भी फ्लैट्स ये 45 फ्लैट्स बनाए, इसमें से कुछ अनसोल्ड रह गए तो क्या? उस अनसोल्ड फ्लैट के ऊपर GST कौन भरेगा? GST भरेगा प्रमोटर। प्रमोटर मतलब बिल्डर। कैसे भरेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के मोड से पे करेगा। अच्छा सर, कितना GST भरेगा? रेट्स तो दुनिया भर के बना रखे हैं। इसमें इन्होंने बोला कि अगर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में है, अफोर्डेबल हाउसेस की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें GST का रेट है 0.5 + 0.5, दैट इज़ टोटल 1%। आपको पता ही है CGST SGST का सिस्टम। अगर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग है तो उसमें रेट है 2.5 + 2.5, दैट इज़ 5%। और ये कौन पे करने वाला है? ये पे करेगा बिल्डर, या जिसको हम बोल रहे हैं प्रमोटर, ठीक है। और कौन से मोड से? रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से। ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, देखो फ्रैंकली बता रहा हूँ। मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सिंप्लीफाई करवा सकता हूँ उतना करवा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस में तो हर एक केस मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पढ़ने में ये मिला कि एवरी केस ऑफ सच ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड एडिशनल FSI इज़ अ यूनिक केस। तो उसको स्टडी करके फिर एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम अभी हर वेराइटी यहाँ कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो जो उन्होंने हमें सिलेबस में कवर करके दी है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आगे है समझ में? अच्छा अब आप देख लो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट में आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा जो एक्सप्लेन किया ये उसी को लिखा है और मीनिंग वही निकल रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा मैंने आपको बोला, जितना भी जो एरिया है रेसिडेंशियल के लिए यूज़ होगा उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, कमर्शियल वाले पे नहीं मिलेगा। कमर्शियल वाला 15% से ज़्यादा हो तो उसमें टैक्सेबिलिटी आती है। अप टू 15% को उन्होंने रेसिडेंशियल की कैटेगरी में ही माना हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वैसे ही की है, GST पेएबल ऑन द TDR FSI
इंक्लूडिंग एडिशनल FSI और बोथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब ये टोटल वैल्यू ऑफ TDR जो भी आ रही है, ठीक है, राइट्स को जितनी वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया गया है उसके ऊपर जो GST बनता है, नॉर्मल रेट लगा के देख लिया, वही 1% या 5% या आप आधा % बोलो और 2.5% बोलो, बात एक ही, ठीक है। फिर उसमें से रेशियो निकाला। देखो रेशियो में आप देख सकते हो टोटल कारपेट एरिया ऑफ द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल। ऐसे ही होता ना, और कैसे गिनते, टोटल कारपेट एरिया में से जितना रेसिडेंशियल वाला है उतना उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है, ये एग्जेम्पशन बोला है यहाँ पे, उतना उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। तो इम्प्लाइड है कि बाकी का जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 15% वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस में यूज़ होती है, यहाँ पे 15% की कंडीशन उन्होंने लिखी नहीं है, तो हम उस कंडीशन को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, बट मैंने आपको फॉर नॉलेज पर्पस बता दिया। अब कोई सम आएगा तो एक बार हम सम्स में देख लेंगे, मैं रेफरेंस बुक में भी आपको रेफ़र करवा दूंगा कि अगर सम्स में उन्होंने ऐसा कुछ पॉइंट यूज़ किया है तो ठीक है, नहीं तो 15% वाले पॉइंट को आप भूल जाना, इग्नोर करना। नॉलेज में आया मेरे तो मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर RCM बेसिस पे अनसोल्ड फ्लैट्स के ऊपर पे करेगा, ये चीज़ मैंने आपको अभी क्लियर की, सेम चीज़ यहाँ पे भी बोली हुई है, ठीक है, कुछ भी उन्होंने नया यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की और पेमेंट की, कि टैक्स पे कब करना है और किस वैल्यू पे करना है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि जब TDR का अग्रीमेंट होगा बिटवीन द बिल्डर एंड द लैंड ओनर, उस दिन पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से GST चुकाना पड़ेगा। अच्छा, उस दिन पे वैल्यूएशन कैसे होगा वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इन्होंने ये बोला है कि एक फ्लैट जो बना उसकी जो वैल्यू हो सकती थी उस दिन पे, जो पर स्क्वायर फुट का रेट था, मार्केट रेट, ये वो उस एरिया में लाइक प्रॉपर्टी का, वैसे करके अपने पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो TDR अग्रीमेंट हुआ है ना, इस दिन पे कोई प्रॉपर्टी तो बनी नहीं है, लेकिन कुछ प्लान वन तो रेडी होगा कि भाई इतना स्क्वायर फुट का फ्लैट बनेगा, ये लोकेशन है सिटी की, यहाँ पे नियर अबाउट ये रेट चलता है, तो ऐसे करके अपने वैल्यूएशन पे आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, बट मैं अभी सब कुछ यहाँ एक साथ नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो जिस दिन TDR का अग्रीमेंट होगा उस दिन की जो वैल्यूएशन होगी उस वैल्यू के ऊपर GST काउंट होगा। अच्छा, पेमेंट कब करना है? पेमेंट करना है कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट आने के बाद इमीडिएटली, क्योंकि जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट आ गई उस दिन देखा जाएगा कि बिल्डर की इन्वेंट्री कितनी है। अगर उसके पास कोई अनसोल्ड फ्लैट है तो फिर उसके ऊपर उसको RCM के बेसिस पे GST चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस दिन के हिसाब से ये देखा जाएगा कि चलो भाई अब अनसोल्ड फ्लैट पता चल चुके हैं, सपोज़ 45 में से उसके 2 फ्लैट नहीं बिके, तो ये 2 फ्लैट की जो भी वैल्यूएशन होती है, तो ये 45 फ्लैट्स की TDR वैल्यू कितनी आई थी, उस हिसाब से 2 फ्लैट का प्रपोर्शन तो आप निकाल ही सकते हो। सपोज़ वो बाकी के 5 जो है ना, वो लैंड ओनर वाले वो पूरे बिक गए, ऐसा मान के चल रहे, तो टोटल 50 में से 2 अनसोल्ड रह गए, तो ये 2 अनसोल्ड की वैल्यू कितनी आई और उसके ऊपर GST कितना बनता है वो कैलकुलेट करके बिल्डर को बोला जाएगा कि भाई RCM से अब आप पे कर दो। तो जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ या जब भी उसका पेमेंट का डेट आएगा, कट ऑफ डेट के हिसाब से उसको पे करना रहेगा। तो ये एक प्रोसीजर उन्होंने बताया। अब ये लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट, मतलब अगर प्रीमाइसिस को किसी ने ऑक्यूपाई करके यूज़ करना चालू कर दिया और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ या सरकारी चक्कर की वजह से अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट का वेट नहीं किया जाएगा, फिर तो ये देखा जाएगा ना कि हाँ ऑक्यूपाई कर लिया मतलब कंप्लीट है प्रॉपर्टी। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रॉपर्टी विच एवर इज़ अर्लियर, ऐसी लैंग्वेज भी ये लोग बार बार यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, दोनों में से देखा जाता है विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको पता चला होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ 41B। तो ये एक 41A आपको पता चल गई, एक बार इसको पढ़ लो आप अच्छे से। मैं 41B भी एक बार आपको समझा देता हूँ इसी लेक्चर में, मैं अलग अलग लेक्चर्स बना के उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप पहले 41A अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, एक माइंड में वो चीज़ को कंफर्म कर लो कि हाँ मुझे समझ आ गया,
फिर आप 41B इसी लेक्चर में स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर अगर पढ़ोगे फ्रेश माइंड से तो ये दूसरी एंट्री समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा और मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने FSI का मतलब निकाला, हमने TDR का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, और उसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में TDR कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बात की। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कुछ है तो फिर आप पूछ सकते हो, आगे उस बेसिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 41B देख लेते हैं। आप ब्रेक ले लो फिर इसको स्टार्ट करो, एंट्री नंबर 41B। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। 41B में और 41A में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने इसको स्टडी किया तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर 41A आपको समझ में आ चुका है तो 41B में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जैक्टली ये 41B में नया क्या बता रहे हैं वो भी समझ लो। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर ज़मीन जो है बिल्डर ने ख़रीदने के बदले या उसके राइट्स लेने के बदले उसको लॉन्ग टर्म के लिए लीज़ पे ले लिया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स था, FSI वाला पॉइंट था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज़ की बात हो रही है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। अगेन सेम चीज़। अब यहाँ लॉन्ग टर्म लीज़ का मतलब है 30 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। तो आपको पता ही है कि लीज़ वाले कंसेप्ट में क्या होता है, एक बेसिक अमाउंट अप फ्रंट पेमेंट स्टार्टिंग में दिया जाता है और फिर बाद में रेगुलर बेसिस पे कुछ लीज़ रेंट या ऐसा कुछ पे किया जाएगा, यूजुअली यही होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और तो कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे भी यही बोला है। तो इसमें लॉन्ग टर्म लीज़ वाले केस में जो अपफ्रंट अमाउंट है, अपफ्रंट अमाउंट मतलब जो आज दिया जा रहा है स्टार्टिंग में जब ज़मीन लीज़ पे ली जा रही है, तो उसके और भी नाम है, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, और भी कोई नाम हो तो चलेगा। तो अगर इस तरीके से आज इनिशियल बेसिस पे कोई अमाउंट अगर दिया जा रहा है तो उसके एग्जेम्पशन की बात यहाँ पे हो रही है। अब इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस जो नीचे दे रखी है पूरी एंट्री में वो सेम है। तो मैंने भी जब इसको रेफ़र किया तो पूरा सिमिलर ही मिला, कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। रेट वेट सब कुछ सेम है, कोई कंडीशन में डिफरेंस नहीं। तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अगर 41A आपको समझ में आया है तो B भी समझ में आ ही जाएगा। तो मैं और ज़्यादा डिटेल में इसको ओवर टेक्निकलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, जितना इसका वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो चीज़, और इतनी नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है। आप वो सोचो कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज़ हैं, उन हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज़ में से ये एक एंट्री है जो इतनी ओवर टेक्निकल हो रही है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रपोर्शन है इसका, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू कि हम इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितना है ये मैंने आपको बता दिया है, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये 41B बड़ा जल्दी से कंप्लीट हो चुका है और बाकी की एंट्रीज़ तो हमने देखी थी। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो आप पूछ सकते हो, एक बार इसको स्टडी करके रख लेना, ठीक है। तो अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी मैं देख लूँगा इस चैप्टर में अगर और कोई एंट्रीज पेंडिंग है तो वो भी हम कवर कर लेंगे और चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच।